नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड उज्जैन कार्यालय के लिपिक को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लिपिक के द्वारा देवास निवासी एक व्यक्ति के मकान नामांतरण के लिए रिश्वत की जा रही थी। लोकायुक्त उज्जैन डीएसपी बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि हरिओम नगर देवास निवासी राहुल दांगी ने देवास के जवाहर नगर में हाउसिंग बोर्ड का एक EWS मकान खरीदा है। इसके नामांतरण के लिए उज्जैन हाउसिंग बोर्ड में आवेदन किया था। नामांतरण के लिए हाउसिंग बोर्ड के लिपिक बाल मुकुंद मालवीय ने राहुल से अन्य दस्तावेज और शुल्क के अलावा 20,000 की रिश्वत मांगी। इसमें पहली किश्त के तौर पर 10,000 रुपए देना तय करने के बाद राहुल ने 5 जुलाई को इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन में की, जहां पर पुलिस ने लिपिक को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ फरियादी राहुल दांगी को शुक्रवार सुबह भरतपुरी स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में भेजा था। जो हरिओम नगर देवास के रहने वाले हैं, इन्होंने EWS का 48 नंबर जवाहर नगर देवास में खरीदा था। उक्त मकान की नामांतरण कराने के लिए इन्होंने आवेदन हाउसिंग बोर्ड उज्जैन में किया था। तो जहां से बाल मुकुंद सहायक ग्रेड 3 जो संपत्ति शाखा के बाबू हैं, उनके द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस पर से राहुल दांगी ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन को एक शिकायत किया गया था, जिस पर सत्यापन मुझ निरीक्षक द्वारा कराया गया था। इस पर से यह पाया गया कि इनके द्वारा मांग की जा रही है। आज 10,000 रुपए लेकर उन्होंने अपने कार्यालय बुलाया था। तो आज 10,000 रुपए लेते हुए बाल मुकुंद मालवी को उनके कार्यालय में पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है। अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। आप कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ की क्या कौन सी ये चीज? मैं देवास का रहने वाला हूँ। मैंने देवास जवाहर नगर कॉलोनी में एक मकान खरीदा था 2021 में। उसका नामांतरण के लिए मैंने यहाँ आवेदन लगाया था तीसरे महीने में। तीसरे महीने से मेरे को काफ़ी टाला गया इन्होंने। फिर एक दिन इन्होंने कहा कि बोला बगैर पैसे से आपका काम नहीं होगा। फिर मैंने वह शिकायत लोकायुक्त से की, आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में मुझे यहाँ इनसे बात करी मैंने कि कितने मांग रहे हो। इन्होंने कहा था कि 20,000 मांग चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, 5,000 दे पाऊँगा, मैं 5,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं 20-15। फिर मैंने कहा कि नहीं 500 को नहीं दे पाऊँगा। फिर मैंने कहा कि 10 दे दूँगा। फिर 10 पे हमारी बात हुई थी नामांतरण के पूरे पैसे की। फिर 10 पे वो फाइनल हो गया। तो उन्होंने आज को बुलाया था और आज तारीख को मैंने उनको 10,000 रुपये दिए था, जिसे लोकायुक्त वालों ने रंगे हाथ पकड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवास का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल दांगी है। मैं जिला न्यायालय में पदस्थ हूँ देवास में। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में कांवड़ यात्रियों का आना जाना सावन में शुरू हो जाता है। दूर दूर से जल लेकर अलग अलग नदियों का बाबा महाकाल को छुड़ाने के कांवड़ यात्री पैदल उज्जैन पहुंचते हैं। उज्जैन में प्रतिवर्ष समर्पण कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। इस आयोजन को परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ईश्वर आनंद स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यात्रा निकाली जाती है। आज सुबह इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी मंदिर से यात्रा को शुरू किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिला, बच्चे और पुरुषों की बड़ी संख्या यहां पर देखी गई। त्रिवेणी से यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें गाजे बाजे बैंड के धुन पर बोल बम के नारों के साथ नाचते गाते कांवड़ यात्री शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा महाकाल के मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचे। जगह जगह स्वामी जी का स्वागत और कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। अलग अलग तरीके से सावन माह में लगातार कांवड़ यात्री उज्जैन बाबा महाकाल को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा जो निकली है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ समाप्त होगी, कितना किलोमीटर चली? त्रिवेणी संगम से यात्रा प्रारंभ होती है, 2007 से लगातार चल रही है। और ये गर्व की बात है कि उज्जैन के सारे समाज बंधु, सारे बंधु जगह जगह यात्रा का स्वागत भी करते हैं और बहुत सारे बंधु हमारे साथ भी चलते हैं, जो हजारों की संख्या में होते हैं। त्रिवेणी से चलती है और बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने पर इसका समापन होता है। भाई साहब, किस प्रकार का स्वागत रखा गया है यात्रा का? किस प्रकार से ये समर्पण कांवड़ यात्रा श्री उत्तम गुरु जी के सानिध्य में निकलती 17वां साल है इसका, लगातार 2007 से निकल रही है। हर साल यादव समाज इसका स्वागत करता है। इस बार भी परंपरा अनुसार यादव समाज या कांवड़ यात्रा का स्वागत करेगा। कितने सालों से स्वागत करा जा रहा है? 17 साल से कर रहे हैं निरंतर। यात्रा निकल जाएगी। 17 साल हो गए निरंतर हम लगातार स्वागत करते हैं।
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम के द्वारा प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के मेडिकल, कपड़ा, बर्तन, ऑटोमोबाइल और फ्रिंगंज व्यापारी महासंघ के साथ बैठक करते हुए चर्चा की गई कि आप सभी इस प्रतिबंध को सफल बनाने में नागरिकों को समझाइश दें कि प्रतिबंध पॉलीथीन पूर्णतः बंद कर दी गई है। घर से सामग्री लेने आते समय कपड़े का थैला लेकर ही सामान खरीदने के लिए निकलें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बंद करने में अपना सहयोग दें। नगर निगम के अधिकारी द्वारा किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और व्यापारियों का क्या इसमें मांग है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर भारत सरकार द्वारा एक राजपत्र जारी किया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व में सूचना के जो तंत्र है उनके माध्यमों से लगभग सभी लोगों को थी। 1 जुलाई से उसमें सख्ती का प्रावधान था। तो मुझे लगता है कि जिस व्यापार को से भी मैं जुड़ा हूँ या हमारी जो महासंघ है, लगभग प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर ही करती है। अभी बैठक में कुछ नई चीज़ें संज्ञान में ही उन चीज़ों को लेकर कुछ व्यापारियों की अपनी आपत्तियाँ थी, जैसे कि एक नॉन वुलन थैली होती है जो कि प्लास्टिक को फोमिंग करके बनाई जाती है। उसके बारे में भी राजपत्र में स्पष्ट निर्देश है कि जो क्रम अनुसार जो चरण है, अगले चरण में कहीं वो प्रतिबंधित है, लेकिन अभी उसको 35 GSM अभी वो वैलिड है और 1 तारीख से शायद जनवरी से वो 60 GSM वैलिड हो जाएगी। अब हुआ ये है कि पॉलीथीन को छोड़ के व्यापारियों ने, जैसे कपड़ा व्यापारी है, जूता व्यापारी है, किराना व्यापारी है, ये अपनी दुकान के प्रचार के लिए बल्क में उनको छपा के रखते हैं। तो हम लोगों ने यही माना है कि 3 दिन पहले ही अगर हमको इस बात की जानकारी लगी है तो उसको खपाने के लिए या चलाने के लिए थोड़ा हमको अतिरिक्त समय केवल उस आइटम के लिए हमको दिया जाए। साथ ही जो दोना पत्तल और पेपर की आइटमों पे जो बात थी, तो केंद्र सरकार की उस पर कोई गाइडलाइन है नहीं। हम सब जानते हैं कि उज्जैन में एक बड़ा उद्योग जो है वो दोना पत्तल और उससे जुड़े हुए मतलब लगभग 5 से 10 हज़ार परिवार उस उद्योग को करते हैं। अब उनका सर का कहना है कि जो प्रदूषण बोर्ड मानक करेगा वो चीज़ें चलेगी, जो नहीं करेगा वो नहीं चलेगी। तो हम भी अपनी तरफ से इस बात को व्यापारियों में और नीचे ले जाकर कि जो हम बेचते हैं, जिस चीज़ का हम विक्रय कर रहे हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर अगर खरी उतरती है तो ही हम उन चीज़ों का आगे विक्रय करेंगे। अन्यथा की जो थैलियाँ हैं वो अगर प्रशासन उनको मान्य नहीं करता है तो क्या स्टॉक जो रखा हुआ है व्यापारी फिर हम तो प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जब हम पूरी तरह उनको सहयोग कर रहे हैं तो एक भाई मांग ये है हमारी तरफ से कि थोड़ा सा वो अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो शायद व्यापारियों से विरोध की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रशासन के निर्णय के कोई खिलाफ है, हम तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने वाले लोग हैं। अब थैली को लेकर एक संशय था जो अभी हाल क्लियर हुआ है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई बाकी स्टॉक को खपाने के लिए समय दिया गया है, तो अगर थोड़ा सा इसमें समय की मिलता है तो आगे से हम खुद व्यापारी एसोसिएशन अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास करके और कपड़े की थैली, और हम तो ये कोशिश करेंगे कि अपने स्तर पे बल्क में थैली का उत्पादन करके और व्यापारियों को नॉन वुलन के रेट में हम, जैसे अभी सर ने बोला MOA का, तो हम क्यों किसी कंपनी के पास जाए, हम ही व्यापारी हैं। सर आज आपकी बैठक की गई थी नगर निगम अधिकारियों द्वारा, कौन कौन सी पॉलीथीन बैन करने के लिए बात कही गई और किस तरह के निर्णय हुए? आज कुल मिलाकर के पूरी तरह से 1 जुलाई से पॉलीथीन प्रतिबंधित सारे भारत सरकार ने कर दिया है। उसके तहत उज्जैन नगर निगम प्रशासन भी जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। उसी के तहत अलग अलग एसोसिएशन को बुला करके सभी व्यापारियों से चर्चा करके दोनों बातें बताई जा रही कि क्या यूज़ करना है और दूसरा मटेरियल बताया जा रहा है कि क्या यूज़ नहीं करना है। अगर ये प्रतिबंधित हो गया है तो भी आगे 17 तारीख से क्या पैरामीटर रखे गए हैं थैलियों के लिए, कितना माइक्रोन की थैलियाँ यूज़ करनी है? ये 100 माइक्रोन से ऊपर की थैली को मान रहे हैं, उसके अंदर की थैली को मान्य नहीं कर रहे हैं, वो दूध की हो या हैंडल बैग। नॉन वुवन की कुछ थैलियों का स्टॉक व्यापारियों के पास है, उन्होंने कुछ अपनी मांग रखी है कि जो स्टॉक रखा हुआ वो क्लियर किया जाए, क्या है? व्यापारियों ने थोड़ा समय चाहा है कि जिनके पास कपड़े की थैली है, पॉलीथीन हम कुछ पिछले 6 वर्षों से यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। कोई भी साड़ी व्यापारी हो, कपड़ा व्यापारी हो, जूता चप्पल व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, तो जिनके पास होटल है या किसी कपड़े की दुकान पे थैलियाँ साड़ी के लिए रखी है कपड़े की, अगर वो आज की तारीख में इनके मानक पे खरी नहीं उतर रही है और हमारे पास 10,000 या 5,000 की संख्या में वो थैली अगर उपलब्ध है
तो उसके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं की जाए, ख़त्म होते से हम तो नई व्यवस्था जैसे ही लागू हो रही है उसी के तहत खरीदारी करेंगे। जो माल उचित बताया जा रहा है उसी को हम खरीदेंगे। 3 दिन बाद प्रशासन जो कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वो व्यापारी कहाँ तक को मान लेंगे? प्रशासन को कार्रवाई करेंगे, बराबर हम सहयोग करेंगे, पर जहाँ तक कठिनाई थी वो मुख्य रूप से हैंडल बैग को लेकर के वो हमने व्यापारियों ने श्रीगंज व्यापारी महासंघ की तरफ से बता दी। और जो चीज़ उन्होंने डिस्पोजल के लिए जो चाय के गिलास और दोने और ऐसी चीज़ों को उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया है, जिस पे कार्रवाई की जाना है। उसके लिए हमारी भी मौन स्वीकृति भी है और मौखिक स्वीकृति भी है कि 17 तारीख बाद इन सारी चीज़ों का हम उपयोग नहीं करेंगे। आपका नाम और पद बता दीजिए। राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्रीगंज व्यापारी महासंघ। उज्जैन के कुख्यात 10,000 के नामी सटोरिया रवि पमनानी का आज फिर से अवैध निर्माण निगम और पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। लगातार बदमाशों पर कार्यवाही जारी है। इसी के अंतर्गत फरार रवि पमनानी के तिरुपति और पटेल नगर स्थित 2 मकानों को पुलिस ने ध्वस्त किया। सीएसपी सुरभि मीणा ने बताया कि आरोपी फरार हैं। आरोपी के अब तक 7 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि अवैध रूप से जांच बनाए गए थे। अभी मामले में जांच होना है। आगे भी संपत्ति अवैध पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच टीम ने सटोरिये के घर पर दबिश देकर करोड़ों का सोना और लाखों रुपए की नकदी बरामद की थी। आरोपी कार्यवाही के दौरान फरार हो गया था, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित है। जो सट्टे का आरोपी है रवि पमनानी, उनके जो भी अवैध निर्माण हैं और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इस कारोबार के तहत बनाई है, उनको सबको डिसमेंटल किए जाने की कार्रवाई कई समय से चल रही है। तो आज जो उनका एक तिरुपति एवेन्यू स्थित मकान था, जो 10 फीट लगभग अवैध रूप से बना था अनधिकृत तरीके से, जिसे नगर निगम की टीम और पुलिस की ने टीम बनाकर उसे ध्वस्त किया। और जो गणेश टेकरी स्थित ये जो पटेल नगर में मकान है, ये पूरा ही मकान अवैध रूप से बनाया गया है, तो उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। तो अभी तक कितने मकान टूट चुके हैं? ये दोनों को यदि मिला लिया जाए तो उनके साथ प्रॉपर 7वीं प्रॉपर्टी है ये, जिसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। इनके कितने मकान चिन्हित किए गए थे और उस पर कितना भी शेष कार्रवाई होने वाला है? ये जो अभी तक जो पुलिस की जानकारी में है, ये आखिरी जो 2 मकान थे जिन पे कार्रवाई की जा रही है, और भविष्य में जांच जारी है। यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो इलीगल अवैध तरीके से उनके द्वारा अर्जित की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में आदिवासी युवक को चाकू घोंपने वालों के खिलाफ प्राणघातक हमले की धारा नहीं लगाने और उसका सहयोग करने वालों के खिलाफ थाने में झूठा प्रकरण दर्ज करने विषय को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी को वाल्मीकि समाज में ज्ञापन दिया। पूरी घटना इस प्रकार है कि 13 जुलाई को रात 12 बजे के लगभग भील जाति के दानी गेट निवासी युवक महेश पिता भोला सिंह चौहान पर सोनी समाज की धर्मशाला के पीछे गली में युवकों ने प्राणघातक हमला कर दिया था। जब वो महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर दर्शन करते हुए कार्तिक चौक होते हुए क्षत्रिय मोड़ धर्मशाला के पीछे वाली गली से गेबी हनुमान के दर्शन करने ढाबा रोड की ओर जा रहा था तो उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही युवकों ने हवाई फायर भी किए। चाकू लगने के बाद महेश के साथी जो उसके साथ दोपहिया वाहन पर सवार थे, प्रथम सारवान और चेतन फतरोड अपनी जान बचाकर जगदीश मंदिर की ओर से नदी की ओर अपने घर भागे। उन्होंने अपने चचेरे भाई आशीष सारवान और आकाश सारवान को पूरी घटना के बारे में बताया कि कुछ युवकों ने महेश पर जानलेवा हमला कर फायर कर दिए हैं। तब आशीष सारवान और आकाश सारवान अपने साथियों के साथ फोन कर उस स्थान पर निकले और मामले को पुलिस को फोन किया तो पुलिस भी उनके साथ क्षत्रिय मेड़ सोनी समाज की धर्मशाला के पीछे गली में पहुंची, जहां पर महेश मिला। इस मामले में अभी तक आरोपी राकेश सोनी और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं वाल्मीकि समाज ने पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन दिया, किस तरह का मामला है, क्या मांग की है? भैया आज हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने हमारे वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे हैं, तो कुछ अभी 11 तारीख की घटना होगी जो एक वहाँ पर विवाद हुआ है। उस विवाद में महेश करके एक लड़का, उसके भी चाकू वाकू लगे हैं। तो जो दूसरी पक्ष की जो पार्टी है उनका ऐसा कहना है कि इसमें हमारी समाज के 2 बच्चे हैं, उनका नाम आ रहा है, जो उस वक्त एक का नाम आशीष सारवान और आकाश सारवान। तो
उस वक्त की जो फुटेज है वो हमने एसपी साहब को, कप्तान साहब को अभी दी है। उसमें हमने ये बताया है कि ये उस समय जब ये विवाद हुआ है उस समय ये दोनों बच्चे घर पे ही थे। उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास में है जो हमने एसपी साहब को दी है। विवाद कुछ भी हो, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उन बच्चों को फंसा जाता है तो वो गलत है। इस कारण में एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर ये दोनों बच्चे अगर इस केस में नहीं है तो पूरा न्याय मिलेगा। घायल के अनुसार जो है कि उसको काफ़ी कुछ अपशब्द भी कहे गए और जो हरिजन समाज के लोगों के साथ रहने के लिए मना भी किया गया। और क्या मानते हैं इस बात? चूँकि जो लड़का महेश है वो खुद एक आदिवासी है, तो मैं मीडिया भाइयों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि वो एक आदिवासी बच्चा है तो मीडिया भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपील करें और कप्तान साहब से भी आप लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने बात की है कि जिन लोगों ने भी उस बच्चे के साथ जो घटनाक्रम किया है उसके ऊपर जो धाराएं हैं उन धाराओं में केस लगे। इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट जो रहता है हमारा हरिजन एक्ट वो भी लगाई जाए। आज आपने एसपी साहब को आवेदन दिया, किस तरह की मांग की गई है, क्या है पूरा मामला? आवेदन ज्ञापन जो दिया एसपी साहब को उसमें महाकाल थाने से संबंधित घटना थी और महेश करके जो आदिवासी लड़का है उसके वो जो वहाँ से गुजर रहे थे तो कतिपय लोगों ने उनको रोका और उसके साथ में चाकू मारा। अब ये घटना तो वहाँ हो गई। इसके बाद में कुछ लोगों ने आशीष सारवान और आकाश सारवान इन दो का नाम भी उसमें प्रोजेक्ट किया। हमारा निवेदन था कि उस दिन की घटना में आकाश सारवान और आशीष सारवान नहीं हैं और यदि हैं तो आप निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी करें। और एसपी साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, हम पूरी तरह से न्याय करेंगे, निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। और ये जो घटना है उन्होंने हमारे सामने थाने पे भी फ़ोन लगाकर बात की तो हम आश्वस्त हैं कि एसपी साहब ने जो कहा है वो उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। कुछ वीडियोस भी आपने घटना की वीडियोज़ हमने दी है, वहाँ पे घटना की वीडियोज़ भी दी है तो उन्होंने एसपी साहब ने वो वीडियोज़ ले ली है और उस संबंध में निष्पक्ष रूप से वीडियो देखने के बाद में निष्पक्ष रूप हमारा तो ये कहना है कि जब ये घटना हुई तब ये आशीष सारवान और आकाश सारवान दोनों घर पर थे। वो वीडियो हमने बताई उनको, उसमें टाइम और डेट सब आपको देखने को मिलेगा। मानते हैं आपको द्वेषतापूर्ण किया जा रहा है या क्यों नाम क्यों लिया जा रहा है बच्चों का? कुछ विवाद है पुराना या कोई दुश्मनी के चलते उनका नाम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है और विवाद भी था तो उनके बीच में काफ़ी कुछ ये इस प्रकार का निराकरण हो चुका है। हाँ, इस प्रकार कोई बात भी नहीं है, इनके बीच में समझौते जैसी बात भी हो गई थी तो राजी नाराजी तो चलती रहती है बच्चों में, पर इससे ज़्यादा मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। पर जो कल अभी जो घटना हुई है उस घटना में सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे दोनों घर पर ही थे। उसका वो आपको मिल जाएगी पेन ड्राइव, वो आपको भी आप देखेंगे, मेरे ख्याल से आपके पास आ भी गए। जो इस तरह का अंदर वो आरोप लगा रहे हैं और क्या मंशा है? पेपर में तो हमने पढ़ा था राकेश सोनी या और कोई भी है ऐसा उनका नाम पड़ा था पेपर में जो देखा है। उन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है ये और इसकी भी रिपोर्ट लिखी है कि नहीं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। अगर यहाँ से अगर आपको सही न्याय नहीं मिला तो फिर क्या आगे कदम रहेगा वाल्मीकि पंचायत? हमें वाल्मीकि पंचायत को इस यहाँ के अलावा कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और यदि नहीं इस प्रकार का वो हुआ तो फिर देखेंगे। भगवान शिव की आराधना के पावन पर्व श्रावण माह में अति प्राचीन श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर कचहरी चौक कुक्षी में अभिषेक किया गया। जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए गैर राजनीतिक जनहित मंच जनादेश सरकार प्रमुख सोमेश्वर पाटीदार ने 12 अभिषेक करने का संकल्प लिया है। पहला अभिषेक आनंदेश्वर महादेव मंदिर कचहरी चौक में किया। सोमेश्वर पाटीदार ने बताया कि मां गायत्री नर्मदा की कृपा से कुक्षी को जिला बनाने की मनोकामना को लेकर पंडित मयूर शर्मा के द्वारा विधिवत पहला अभिषेक आनंदेश्वर महादेव का करवाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पंडित मनोहर मंडलोई, भाजपा जिला मंत्री ओपी पाटीदार, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला मंत्री मनीष भावसार, केसी मिस्त्री, विजय नाथू, जितेंद्र ठाकुर सहभागी रहे। दूसरा अभिषेक 16 जुलाई को नर्मदा तट बोधवाड़ा में देवपथ लिंग शिव मंदिर में करेंगे। जी बताइए, आज जो अभिषेक किया है किसे लेकर, क्या बताइए पूरी? कुक्षी को जिला बनाने की मांग को लेकर आज कुक्षी के अति प्राचीन आनंदेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह पावन पर्व है और शिव की आराधना करते हुए
कुक्सी जिला संभावित क्षेत्र में 12 अभिषेक करने हैं, तो भगवान शिव से आज प्रथम अभिषेक करके प्रार्थना की है कि कुक्सी को अतिशीघ्र जिले की सौगात मिले और इसी मनोकामना को लेकर हम आगे भी विभिन्न स्थानों पर 12 अभिषेक करेंगे। कुक्सी जिला बनाने को लेकर जो मनोकामना आप कर रहे हैं, अगला जो अभिषेक है कहाँ पर होगा, क्या है? हमारा अगला अभिषेक है नर्मदा किनारे बुधवाड़ा में, वहाँ पर प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पर हम अभिषेक करेंगे। कुक्षी प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी कचहरी चौक स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर से बड़केश्वर महादेव मंदिर तक 31 जुलाई को शिव श्रावण पदयात्रा निकाली जाएगी। ओपी पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष सार्वजनिक शिव श्रावण पदयात्रा श्रावण माह के पावन अवसर पर कुक्षीनगर के कचहरी चौक स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर से बड़केश्वर महादेव मंदिर तक निकाली जाती है, जो इस साल भी 31 जुलाई रविवार को सुबह 8 बजे भगवान महादेव का अभिषेक किया जाएगा। महाआरती कर पदयात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही ओपी पाटीदार ने बताया कि सार्वजनिक शिव श्रावण पदयात्रा लगातार 9 वर्षों से निकाली जा रही है, जहां 2 वर्षों से कोरोना के चलते शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 50 की संख्या में पदयात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस साल कुक्षी व आसपास के सैकड़ों की संख्या में 31 जुलाई रविवार को सार्वजनिक शिव श्रावण पदयात्रा शिव भक्तों के साथ कुक्षीनगर के प्रमुख मार्गों से ढोल धमाके और बैंड बाजों के साथ बड़केश्वर महादेव मंदिर पदयात्रा पहुंचेगी, जहां पर शिव भक्तों के द्वारा भगवान महादेव का जल अभिषेक किया जाएगा और महाआरती कर पूजन अभिषेक किया जाएगा। जी भैया बताइए, जो पद यात्रा निकलने वाली है क्या रहेगा पूरा मामला बताइए। यह पद यात्रा का 9वां वर्ष है। 6 वर्षों तक लगातार बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पैदल बड़केश्वर पहुँचे थे। 2 वर्षों तक कोरोना काल के कारण यह एक बहुत ही छोटे स्वरूप में शासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए सार्वजनिक शिव श्रावण पद यात्रा ने 50 कार्यकर्ता के रूप में 2 वर्षों तक यात्रा गई। यह 9वां वर्ष है और बाबा भोलेनाथ के दरबार में सभी जनमानस कुक्षीनगर एवं क्षेत्र के पद यात्रा के रूप में 31 जुलाई रविवार को सावन के इस पवित्र माह में श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर से अभिषेक एवं पूजन करने के पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से शिव बारात के रूप में श्री बड़केश्वर महादेव 31 जुलाई रविवार को पहुंचेंगे। वहां पर महाआरती, अभिषेक एवं उसके बाद में भंडारे का आयोजन सार्वजनिक शिव श्रावण पद यात्रा समिति एवं सभी धर्मप्रेमी जनता के द्वारा रखा गया है। लगभग कितने वर्षों से ये पद यात्रा निकल रही? 9वां वर्ष है। ये यात्रा का सार्वजनिक शिव श्रावण पद यात्रा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है। लगभग 6 से 7 हजार श्रद्धालु इस यात्रा में पहुंचते हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।